नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का आई कुमार जीत परिवार में स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? ऑनलाइन आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। आज हम आपकी शिक्षण अभिवृद्धि एवं शिक्षण कला की क्लास प्रारंभ करते हैं। काफ़ी दिनों से आपकी ये क्लास डिले रही, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज से हम आपका शिक्षण अभिवृद्धि एवं शिक्षण कला में अभी तक जितने भी टॉपिक हो गए हैं उससे आगे हम आपको एक नया टॉपिक कराएंगे। आज हम आपको सिखाएंगे अधिगम। क्या होता है अधिगम? अधिगम के बारे में आपको बताएंगे। अधिगम का शाब्दिक अर्थ, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। सीखना किसी भी, अधिगम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है सीखना। किसी भी एक्सपीरियंस या अनुभव के द्वारा हम जो भी सीखते हैं, हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधिगम। ठीक है, हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। और अधिगम का शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया आपको? शाब्दिक अर्थ होता है इसका सीखना। जो कुछ भी हम सीखते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारा सब कुछ क्या है? अधिगम। अधिगम। अब ये भी नहीं बोल सकते जो कुछ भी सब कुछ सीखते हैं वो अधिगम ही होता है। मतलब कुछ ऐसे भी परिवर्तन आते हैं हमारे व्यवहार में, कुछ ऐसे भी क्षणिक परिवर्तन आते हैं जो अधिगम नहीं कहला सकते हैं। गुड आफ्टरनून कंचल निधि, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। ठीक है, अधिगम का टॉपिक स्टार्ट किया हमने आपका। तो अधिगम का अर्थ है सीखना। ठीक है, तो हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएंगे? अधिगम। ठीक है, अब ये स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? ये स्थायी परिवर्तन होते हैं किन कारकों के द्वारा होते हैं? सभी तरह के परिवर्तन तो हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। हमारे प्रतिदिन जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तो सभी तरह के परिवर्तन तो अधिगम नहीं कहला सकते हैं। जैसे कुछ परिवर्तन क्षणिक होते हैं, जैसे उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। अब ये अस्थायी परिवर्तन किस वजह से होते हैं? जैसे हमें थकान है, कभी थकान हो जाती है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, थकान है या कोई बीमारी हो गई हमें कुछ समय के लिए, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होने लगता है, या हमें चिंता हो, ठीक है, या किसी भय हो किसी बात का, तो इनकी वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। इनके द्वारा अधिगम नहीं होगा। ठीक है, इनके द्वारा जो परिवर्तन होगा वो अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून मनोज आर्या जी, गुड आफ्टरनून चंपा कौरेल, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए। ठीक है, तो अधिगम के बारे में हम एक बार फिर से बता दे रहे। आज हमारा टॉपिक हम आपको करा रहे अधिगम, शिक्षण अभिवृद्धि एवं शिक्षण कला। ये आपकी UKSSC जो परीक्षा है, UKSSC LT ग्रेड की, इसमें इसका वेटेज है 30 मार्क्स का। ये UKSSC परीक्षा या कोई भी परीक्षा, शिक्षक बनने के लिए कोई भी परीक्षा, उसमें शिक्षण अभिवृद्धि, शिक्षण कला, बाल मनोविज्ञान, ये टॉपिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जो हम आपको कराएंगे वो सभी शिक्षक परीक्षाओं में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस परीक्षा में आपके 30 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको फायदा हो। ठीक है, तो ये आपके आने वाली भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी शिक्षक से जुड़ी हुई, उन सब में आपको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ है सीखना। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, परमानेंट चेंज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम। लेकिन जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे परमानेंट चेंज किन कारकों के कारण होते हैं। जो परमानेंट चेंज होते हैं हमारे व्यवहार में, जो परमानेंट चेंज होते हैं वो किन कारकों के कारण होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं? तो उनके महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 अनुभव। जो हमारे अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिगम। ठीक है, हमारे अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस जो भी रहा हो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम। गुड आफ्टरनून संगीता, जितेंद्र यादव, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग। ठीक है, फिर उसके बाद प्रशिक्षण। जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हमने जो भी DLED या
बीएड वगैरह की, उसमें जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम जो भी सीखते हैं वो भी हमारा क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम। फिर आ जाइए आगे, अनुभव, प्रशिक्षण, अब अभ्यास, क्या बोलेंगे, अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही तो कहते हैं, प्रैक्टिस से ही तो हम सीखते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा हम सीख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर उसके आगे अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव और ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन के द्वारा जो भी हम देखते हैं प्रतिदिन, जो भी देखते हैं उसके द्वारा हम सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमें अधिगम प्रदान करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो, भावना जोशी, हेलो। ठीक है, ठीक है, तो ये अधिगम, अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, और अधिगम होता क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अधिगम कहलाता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये कारक हैं, लिख लीजिए। फिर हम अधिगम की एक सटीक परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अधिगम की एक सटीक परिभाषा। काफ़ी दिनों से आपकी क्लास डिले रही, अब आगे से रेगुलर क्लास रहेगी, रेगुलर आइए आप लोग। तो कभी नेटवर्क इशू रहता है, कभी कुछ परेशानियां आ गई, इस वजह से। ठीक है, अब अधिगम की एक हम प्रॉपर परिभाषा लिखा दे रहे हैं, जो काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को माना है। तो एक डेफिनेशन अधिगम की क्या है परिभाषा, पहले हम बता दे रहे, अभ्यास और अनुभव के द्वारा। अभ्यास, जो अभ्यास करते, प्रैक्टिस, और अनुभव जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा हमारे व्यवहार में, उसके कारण हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। अभ्यास करते और जो अनुभव है हमें उसके द्वारा जो स्थायी, अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। ठीक है, अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, होने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अभ्यास और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं। हेलो मनोज जी, हेलो। ठीक है, अधिगम की एक सटीक परिभाषा जो काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को माना है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाले व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अधिगम की कुछ विशेषताएं बताएंगे हम आपको, और अधिगम पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का जो टॉपिक जितना भी है हम आप इसकी अधिगम की कुछ बेसिक नॉलेज देंगे आपको, फिर इसके द्वारा इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपकी कोई सी भी परीक्षा उठा लेना, आप शिक्षक भर्ती की भी कोई सी परीक्षा उठा लेना, अधिगम के कम से कम 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको गारंटी से। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। तो अधिगम की विशेषताएं आगे हम बताते हैं, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिगम की विशेषताएं, पहले कोशिश की आपका टाइम शाम को रखें 5:30 से 6:30, लेकिन उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क क्लैच होता था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई 2-3 दिनों से।
ठीक है, 1-2 दिन में आपका शेड्यूल बना दिया जाएगा किस टाइम पे क्लास रहेगी प्रॉपर। तो अधिगम की क्या विशेषता है? सबसे पहले अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली, अधिगम कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। हम जब से पैदा होते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो सब हमारा क्या होता है? अधिगम होता है। जीवन पर्यंत चलती है। हम जब भी जो कुछ भी देखते हैं, हमेशा कुछ भी नया सीखते हैं और देखते हैं, सब हमारे लिए क्या है? अधिगम है। ठीक है, ये जीवन पर्यंत, आप किसी भी अवस्था में हो, कोई सी भी अवस्था में हो, हर अवस्था में आपको अधिगम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो हमारा क्या होगा? अधिगम। तो इसलिए ये अधिगम कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2, अधिगम लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया। कैसी है? लक्ष्य केंद्रित, गोल सेंटर्ड, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया। अधिगम कैसी है? लक्ष्य केंद्रित। जब तक हम किसी भी कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम लक्ष्य केंद्रित नहीं होंगे, हमारा लक्ष्य गोल सेंटर्ड नहीं होगा, ठीक है, लक्ष्य केंद्रित नहीं होंगे, तब तक हम एक सकारात्मक अधिगम नहीं कर सकते हैं, अच्छे से अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया। अधिगम कैसा? लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया। ठीक है, गोल सेंटर्ड। फिर उसके अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित या सक्रिय प्रक्रिया, अलग से भी बता। एक कैसी है? एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। अधिगम तभी हम करेंगे जब हमें कैसा होगा? एक्टिव हो गए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है या ग्रेजुअल। एक दिन में तो हम सब कुछ नहीं सीख लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, सतत प्रक्रिया मतलब क्रमिक, बराबर, हमेशा, और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे और सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। ठीक है, हेलो भावना जोशी जी, हेलो, गुड आफ्टरनून, रविंद्र जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, हम जो भी अधिगम करते हैं, कराते हैं, तो कैसा होना चाहिए? सामाजिक होने, वो प्रक्रिया कैसी होगी? सामाजिक होनी चाहिए। जो भी हम सीखते हैं वो हमारा समाज से लिया गया हो, समाज से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई भी हम ऐसा अधिगम ना कराएं जो समाज से हटकर हो। ठीक है, अधिगम एक कैसी है? सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये अधिगम की परिभाषा है। 5 विशेषताएं लिखिए, फिर आगे हम आपको और विशेषताएं बताते हैं अधिगम की, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अधिगम, और अधिगम कैसा होना चाहिए हमारा? अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए। अधिगम अर्थपूर्ण प्रक्रिया, अधिगम अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ना कि ऐसा अधिगम नहीं होना चाहिए जो हमने रट के सीखा हो। रट के सीखा होगा वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम वो होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंगफुल हो, मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, मीनिंगफुल हो। ठीक है, मीनिंगफुल हो। ठीक है, वो अधिगम कहलाएगा। अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो भी सीख रहे हो उसका कुछ अर्थ हो, हमारे व्यवहार में उसका कुछ योगदान हो, रटकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अधिगम एक कैसी स्थानांतरण प्रक्रिया है। अधिगम
स्थानांतरण, अधिगम एक स्थानांतरण प्रक्रिया, ट्रांसफरेबल स्थानांतरण या ट्रांसफरेबल। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफरेबल कैसे होगा, कैसे हम कह सकते हैं अधिगम ट्रांसफरेबल होना चाहिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। स्थानांतरण, अधिगम, अधिगम को हम कितने 3 प्रकार से ट्रांसफरेबल बोल सकते हैं, 3 प्रकार से, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। सबसे पहले कौन सा होगा, सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण। फिर उसके बाद नकारात्मक, नकारात्मक स्थानांतरण। ध्यान से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है अधिगम का। फिर शून्य, काफ़ी परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। शून्य आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिया जाएगा, अभी हम आपको पीपीटी में क्वेश्चन कराएंगे, तब आप देखना, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में मैंने देखा है इसका प्रश्न। अधिगम कैसा, स्थानांतरण। सबसे पहले स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम। सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम कौन सा होता है, वह है अधिगम जो हमारे पूर्व ज्ञान, जो हमने पहले सीखा हो, पूर्व ज्ञान में हमें सहायता प्रदान करे, पूर्व ज्ञान में सहायता प्रदान करे। ठीक है, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण कौन होगा, जो हमें हमारे पूर्व ज्ञान में हमें सहायता प्रदान करे, ऐसा अधिगम जो हमने पूर्व ज्ञान में, हमारा पूर्व ज्ञान हो उसमें सहायता प्रदान करे, वो हमारा सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण कौन होगा, ऐसा अधिगम जो हमने पूर्व ज्ञान में हमने सीखा उसमें हमें बाधा उत्पन्न करे, हमें परेशानी उत्पन्न करे, जो हमने पहले सीखा हो और हमें वर्तमान में जो हम सीख रहे हो उसमें ये बाधा उत्पन्न करे, तो नकारात्मक स्थानांतरण। और जो अधिगम हमारे पूर्व ज्ञान में, वर्तमान ज्ञान में जो सीख रहे हो उसमें सहायता प्रदान करे, वो हमारा सकारात्मक स्थानांतरण। और शून्य स्थानांतरण कौन सा होता है, जो हमारे पूर्व ज्ञान में ना तो सहायता प्रदान कर रहा हो ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो वो हमारा कैसा होगा, शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो सकारात्मक अधिगम की परिभाषा बताई हमने आपको, नकारात्मक की और शून्य की। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें सहायता प्रदान कर रहा है और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसा कौन सा। तो इनके हम आपको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जैसे अभी दिख रहा है नीचे का, हाँ दिख रहा है, जैसे सहायता प्रदान, सकारात्मक स्थानांतरण कौन से, जैसे आपने जो भी ट्रेनिंग की होगी, हमने आपको बताया था अधिगम क्या है, एक प्रशिक्षण के द्वारा हमें अधिगम होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो देखिए, जैसे आपने ट्रेनिंग की होगी, जैसे डीएलएड या बीएड कुछ भी किया होगा, तो उसकी जो पुस्तकें होंगी, जो आपने उस टाइम जो पढ़ा होगा, वो आपको अब आने वाली शिक्षक भर्तियाँ हैं जो भी हैं उनमें सहायता प्रदान करती हैं वो पुस्तकें। तो हमने पूर्व ज्ञान, पूर्व में जो सीखा था, ट्रेनिंग के समय जो हमने सीखा था, वह अधिगम हमें अब वर्तमान में अपनी प्रिपरेशन में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सहायता प्रदान कर रहा है। तो हमें क्या सहायता प्रदान कर रहा है, ट्रेनिंग के टाइम में जो भी आपकी पुस्तकें थी, ट्रेनिंग के टाइम में ट्रेनिंग बुक्स, वो आपको हेल्प कर रही हैं, हेल्प इन प्रेजेंट टाइम। क्योंकि आप देखना, अधिकतर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, आपकी ट्रेनिंग टाइम में जो भी आपने सीखा है, जिन पुस्तकों को पढ़ा है, उन्हीं से ही कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन उन्हीं से ही आता है। ठीक है, नया आपको बहुत ही कम, पहले पूर्व ज्ञान से ही बना हुआ पेपर होता है जो आपने सीखा है, जो ट्रेनिंग में सीखे हैं। ठीक है, अब नकारात्मक स्थानांतरण कौन सा होता है, और भी हैं, और एग्जाम्पल ले लो और सिंपल। जैसे आप पहले साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, पहले साइकिल चलाना सीखते हो, वो आपको साइकिल चलाना किस में हेल्प करता है, साइकिल चलाना आपको बाइक चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, पहले आप छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, ठीक, साइकिल चलाना, पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर वो बाइक चलाने में आपको सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसा स्थानांतरण हुआ, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। ठीक है, अब नकारात्मक स्थानांतरण कौन से होते हैं, नकारात्मक आ जाइए, जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं, हम आपको उन्हीं का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो वेस्ट कनाडा में रहते हैं। ठीक है, जितनी कनाडा में क्या, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें जो भी कार वगैरह होती हैं, कार वगैरह सब लेफ्ट हैंडेड होती हैं, लेफ्ट हैंडेड होती है उनकी ड्राइविंग, जो ड्राइविंग होता है
वो लेफ्ट हैंडेड होता है। अपने यहाँ कहाँ जो स्टीयरिंग होती है राइट हैंडेड होती है। तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो भी होगा वो यहाँ पे कार चलाने में या गाड़ी चलाने में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आदत है लेफ्ट हैंडेड स्टीयरिंग की, और इधर अपने यहाँ कैसी है राइट हैंडेड। ठीक है, तो उसको उसका पूर्व ज्ञान यहाँ पे उसको बाधा उत्पन्न करता है। वो रिलेटिव है हमारे, जब भी आते हैं अपने इंडिया में तो कभी भी वो ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होती है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आपको तो पता ही होगा अपने यहाँ कितना अच्छा माहौल है गाड़ी वगैरह का, कैसे चलती है, अच्छे फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने आपको दिया आपको समझने के लिए, और भी एग्जांपल्स हैं आगे हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन की पीपीटी कराएंगे, उसके माध्यम से आप देखना और भी क्वेश्चन हैं। अब शून्य स्थानांतरण कौन से होते हैं? जैसे आप खाना बनाना जानते हो, आप खाना बनाना जानते हो, ठीक है, और आप गिटार बजाना भी जानते हो, ठीक है। क्या आपका खाना बनाना गिटार बजाने में कोई सहायता प्रदान कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है? आप खाना बनाना जानते हो और फिर गिटार बजाना भी जानते हो, तो क्या खाना बनाना गिटार बजाने में ना तो ये सहायता प्रदान कर रहा है, ना इसके द्वारा हमें बाधा उत्पन्न हो रही है कि हम खाना बनाना जानते तो गिटार बजाना नहीं जानते होंगे, या फिर खाना बनाना जानते हैं तो गिटार बजाना जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा ना तो हमें कोई सहायता प्रदान हो रही है ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अधिगम का। ये आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखे हमने प्रीवियस से परीक्षाओं में, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम आपको कराएंगे भी पीपीटी में, देखना आप, ठीक है। तो अभी हम आपको बस बेसिक्स नॉलेज दे रहे हैं अधिगम के बारे में, आगे हम आपको डिटेल्ड कराएंगे, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी आप आराम से समझिए, और जो नोट करना चाहें नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो अधिगम के ये आपके फैक्टर हो गए हैं, और भी फैक्टर होते हैं अधिगम की, और भी विशेषताएं होती हैं। जैसे एक विशेषता और होती है, एक विशेषता यह होती है अधिगम की कि जो भी हमने पहले सीखा है, कुछ हम ऐसा सीख लेते हैं जिसे हम भूलना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी सीख लेते हैं जिसे हम भूलना चाहते हैं, अपडेट हो जाता, अपडेट होता रहता है। हम जो सीखते हैं उसमें भी अपडेशन चलती रहती है, ठीक है। उस जो सीखा है, जो अपडेट हो गया है, उसमें कोई त्रुटि है, कभी कभार हम गलत भी सीख लेते हैं। ऐसा मनुष्य है, सही तो सभी कुछ ना कुछ तो गलतियां सभी के साथ होती रहती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ गलत सीख लेते हो, उसे भी हमें अपडेट करना है, ठीक है। सीखे हुए ज्ञान को भूलना, या फिर बोल दो त्रुटिपूर्ण सीखे हुए ज्ञान को भूलना, यह भी कैसी एक प्रोसेस है? अधिगम की प्रोसेस है, यह भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो भी हमने त्रुटिपूर्ण, ये कैसा ज्ञान है, या इसमें एरर हो सकती है, कोई गलती भी हो सकती है, या कोई गलती नहीं, या कोई अपडेट आ गया हो, जैसे आपके मोबाइल में भी अपडेट आते रहते हैं, कोई वायरस हो, कुछ भी हो, तो अपडेट आ जाता है, तो जो भी उसमें कुछ होता है जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। या कोई त्रुटि हो या कुछ अपडेट आ गया, उसके फलस्वरूप जो हम उसे बदल रहे हैं या भूल रहे हैं या मिटा रहे हैं, वो भी हमारी कैसी प्रोसेस है? एक अधिगम की प्रोसेस है। ये सब हमारी हो गई अधिगम की प्रक्रियाएं, ठीक है, अधिगम की विशेषताएं हो गई, ठीक है। अधिगम की है क्या हो गई? सभी विशेषताएं हो गई। अब आ जाइए, अब अधिगम के कुछ पक्ष होते हैं। जैसे ये पक्ष तो हम आपको आगे क्लास में कराएंगे, बस आपको हम इनके बारे में थोड़ी बेसिक्स नॉलेज दे दे रहे हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं अधिगम के, ठीक है। अधिगम के महत्वपूर्ण कितने पक्ष होते हैं? अधिगम के पक्ष, या फिर अधिगम के पक्ष बोल लो, या अधिगम के आयाम, अधिगम के पक्ष या आयाम। अधिगम के महत्वपूर्ण कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। कितने? 4 पक्ष होते हैं। 4 अधिगम के 4 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर ऐसे बोलो क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इसे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसे? क्लासिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन आपने पढ़ा होगा आगे,
अब इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, ये किसने दिया था? पॉवलोव ने। ठीक है, पॉवलोव, भाई पॉवलोव, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता, किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। उसे हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। छोटा सा लिख लिया, क्रिया प्रसूत का, हम बोले दे रहे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसे किसने दिया था? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? बीएफ स्किनर ने चूहे पे। किस पे? चूहे पर। फिर आ जाइए आप, इसके बाद क्या है? ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या कंडीशनिंग, कुछ भी बोल दीजिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन। इसे किसने दिया था? बंडूरा ने। किसने दिया था? बंडूरा ने। बंडूरा ने। ठीक है, इन सभी को हम बस आपको इनके बारे में एक बता दे रहे हैं, इनको आगे हम आपको फुल डिटेल बताएंगे। ठीक है, फिर आगे है कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक। इसे किसने दिया था? इसे दिया था आपके ब्रूनर ने। इसके बाद और भी इसी में आपके और भी सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बहुत ही कुछ किया, अधिगम में बहुत सारे सिद्धांत दिए, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों का जो कॉलर का था, सूज का सिद्धांत, वो भी आपका अधिगम में आता है। ठीक है, तो ये आपके अधिगम के अक्ष और आयाम हैं। अभी नहीं, रुक जाइए सर। थॉर्नडाइक के बारे में और बताएं, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में और आज सीख लीजिए। अभी थॉर्नडाइक ने 2 सिद्धांत दिए थे अधिगम के। 2 सिद्धांत या 2 नियम बोलिए, कौन कौन से? मुख्य नियम दिए थे अधिगम के और गौड़ नियम। कौन से? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो आज हम आपको थॉर्नडाइक के मुख्य नियम बता दे रहे। मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, गौड़ नियम 5 हैं और मुख्य नियम 3 है। जो 3 मुख्य नियम है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में थॉर्नडाइक के बारे में कुछ भी प्रश्न आएगा तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम से ही आएगा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम पूछे जाएंगे आपसे, कौन कौन से थॉर्नडाइक के मुख्य नियम होते हैं। तो पहले तो हम बता दे रहे हैं थॉर्नडाइक के होते कैसे? 2 नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब मुख्य नियम भी कितने होते हैं? मुख्य नियम होते हैं हमारे 3 और गौड़ नियम कितने होते हैं हमारे? गौड़ नियम होते हैं 5। ठीक है, तो हम मुख्य नियम के बारे में आज आपको बताएंगे। तो कौन कौन से हमारे थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। सबसे पहले हमारा आता है थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम, या कुछ भी बोलिए, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इसमें क्या है? वह अधिगम जिसको हम तत्परता, जिस अधिगम को हम तत्परता से या अपने अंदर तेजी से सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया निधि जी, पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में प्रॉब्लम आती है। वेरी गुड। जो पास्ट की जो हैबिट है वो हमें प्रेजेंट में हमें प्रॉब्लम फेस करे, यही बताया था हमने। तो ये हमारा कैसा होगा? नकारात्मक अधिगम। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तत्परता का नियम, ठीक है, हमारे अंदर किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने की जितनी अधिक तत्परता होगी, ठीक है, या जितनी भी ज़्यादा इच्छा होगी, वो हमारा क्या, किसका नियम होगा? तत्परता का नियम। ठीक है, उसको हम सीखने के लिए जिसको भी सीखने के लिए हम जितने ज़्यादा तत्पर रहेंगे तो वो हमारा किसका होगा? तत्परता का नियम। ठीक है,
इसके बारे में हम आपको आगे लिखा भी देंगे। फिर इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभी हम आपको बस इनका एक इंट्रो करा दे रहे अधिगम के बारे में, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या होता है? किसी भी अधिगम को सीखने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास कर लेंगे उतना ही अच्छा अधिगम होगा हमारा, उतना ही अच्छा हम सीखेंगे, ठीक है। ये थॉर्नडाइक ने दिया अधिगम का अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम वह होता है जिस भी कार्य को करने की हमारे अंदर जितनी भी तीव्र इच्छा होगी या तत्परता होगी, वो हमारा किसका नियम होगा? तत्परता का नियम। और जिस भी कार्य को हम जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना अच्छा हम सीखेंगे, ठीक है। फिर होता थॉर्नडाइक का तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? किसी जो भी कार्य हमने किया, जो भी सीखा, उसका हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसका हमारे ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमारे सीखने में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो हम उसे और ज़्यादा सीखेंगे। तो इसे अधिगम का कैसा बोलेंगे? प्रभाव का नियम। किसी भी काम का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, सीखने की गति उसी पर डिपेंड होती है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो हम उससे और ही ज़्यादा और ही अच्छे से सीखेंगे। तो ये हमारा कैसा होगा? प्रभाव का नियम होता, ठीक है। तो 3 मुख्य नियम है, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम, ठीक है। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है। अब अधिगम से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं अधिगम से रिलेटेड, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको देख लीजिए। जो परीक्षाओं में सीधी सीधी परिभाषा आ जाएगी और ऑप्शन आ जाएंगे किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो वो परिभाषा आप देख लीजिए, अधिगम की परिभाषाएं। ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं। सबसे पहले गेट्स व अन्य के द्वारा, गेट्स एक मनोवैज्ञानिक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, गेट्स व अन्य के द्वारा इन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं? किसी को पता हो तो बताओ। गेट्स व अन्य ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है? अभी हमने आपको जो परिभाषा बताई थी उनमें भी आपकी परिभाषा ये सम्मिलित थी, गेट्स व अन्य के द्वारा। बताओ। अभ्यास व अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन क्या होंगे? अधिगम कहलाएंगे। ये किसने दी? गेट्स व अन्य ने, ठीक है। अभ्यास अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहेंगे या सीखना कहेंगे, ठीक है। अब वुडवर्थ के द्वारा, नंबर 2, वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ के द्वारा इन्होंने क्या परिभाषा दी है? काफ़ी बड़ी परिभाषा है इनकी, हम आपको बता दे रहे। इनके द्वारा किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, ऐसी कोई भी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने को दर्शाती है या उसमें सहायक होती है, तो वो क्या कहलाती है? अधिगम। क्या होता है? अधिगम। वर्तमान व्यवहार व अनुभवों को उससे भिन्न बनाती है। जो उसके वर्तमान व्यवहार हैं, ठीक है, उसके व्यवहार व अनुभवों से उसको भिन्न बनाती है, ठीक है। उसके अच्छे या बुरे होने का उसे आभास कराती है। वो भी क्या, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम ही कहलाती है। जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छा है वो ही हमारा अधिगम है, अगर हम बुरा सीखते हैं तो वो भी अधिगम ही होता है, ठीक है। तो वुडवर्थ के द्वारा। फिर एक है क्रो एंड क्रो, इनकी भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, सीधे सीधे पूछ ली जाती है बहुत बार। क्रो एंड क्रो के द्वारा बताइए, क्रो एंड क्रो के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? चलो हम बता रहे। सीखना, ज्ञान
आदत व अभिवृत्तियों सीखना ज्ञान आदत व अभिवृत्तियों का अर्जन अर्जन मतलब ग्रहण करना, अर्जन ही अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। जो भी हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर जो भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं, या जो हमारी आदतें हैं, आदतों व अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं? पॉजिटिव अभिवृत्ति होती हैं और नेगेटिव अभिवृत्तियाँ होती हैं। पॉजिटिव अभिवृत्तियाँ वो होती हैं जो हमें सीखने में सहायता प्रदान करती हैं, सहायक होती हैं, वो पॉजिटिव अभिवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ये अधिगम की परिभाषा है महत्वपूर्ण। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही जो अभी आपको हमने इतना पढ़ाया, इसी में से कितने क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सर क्वेश्चन लगाना। भाई लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। ठीक है भानु जी। क्वेश्चन मैं तो नहीं देख रहा। विकास की प्रक्रिया संबंधित है। विकास की प्रक्रिया संबंधित है। पहला क्वेश्चन है आपका, विकास की प्रक्रिया संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन क्या दिया? अधिगम से। दूसरा कौशल अधिगम से। तीसरा ऑप्शन ए अभी दोनों से, और डी मूल्यों से। तो विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? अधिगम से और कौशलों से। जो भी कौशल होते हैं हमारे, उनसे विकास उनमें सहायक होता है। और अधिगम महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग दीजिए इसका आंसर। विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। सी। क्या जवाब है इसका? सी। विकास की प्रक्रिया अधिगम से और कौशलों से, उसके कौशलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। निधि जी, जयदीप, संगीता, बातम। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है। विकास की जब गति मंद होती है तो अधिगम कैसा होता है? बताइए। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है, बताइए ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा आपका सामान्य, दूसरा ऑप्शन है आपका मंद, और सी ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? दूसरे का बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भावना जोशी, सुंदर राम, संगीता वातम। दूसरे का ऑप्शन क्या होगा? बी। वेरी गुड, मंद हो जाएगी। जब हमारी विकास की प्रक्रिया, विकास की गति मंद हो जाएगी तो हमारा अधिगम भी मंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? आपको इनमें विशेषताएं दी गई हैं, नीचे विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से बताइए निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए पढ़िए,
अधिगम के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। क्या ये अधिगम की विशेषता है? हमने बताई थी आपको, हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? अधिगम। तो ये तो विशेषता है। ऑप्शन बी, अधिगम में बाह्य व आंतरिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा बाह्य व आंतरिक दोनों तरह के परिवर्तन होता है। हमारे व्यवहार में बाह्य भी परिवर्तन होता है और आंतरिक परिवर्तन भी होता है। भानु जी, आपके सवाल का जवाब अभी हम देंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, परेशान ना होइए, ठीक है भानु जी। अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो उसमें ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? और ऑप्शन 3 है आपका, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है। और ऑप्शन 4 सभी सही। बताओ क्या सही होगा, इसका जवाब दीजिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड सुंदर राम, वेरी गुड। आगे और सभी लोग जवाब दीजिए। तीसरे का वेरी गुड, उमा जी, निधि जी, भानु जी, वेरी गुड। हाँ भानु जी, आप परेशान मत होइए, इसका जवाब अभी हम क्लास हो जाएगी उसके बाद हम आपका जवाब देंगे, ठीक है सर। आगे वेरी गुड। तो इसका जवाब क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया नहीं, अधिगम एक अलग है और निष्पादन मतलब होता है अलग है, ठीक है। अधिगम और निष्पादन अलग प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप। अब देखिए, जो हमने आपको अधिगम के आयाम और पक्ष बताए थे वही प्रश्न है उन्हीं में से। प्राचीन अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बताइए, हमने आपको बताया था अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? बताइए। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पॉवलोव, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी। बताइए। प्रश्न नंबर 4, पहले प्रश्न लिखा करो आगे, प्रश्न 4 उसका क्या है? ए बी सी डी ऐसे लिखा करो, ठीक है। तो प्रश्न 4 है आपका, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न 4, संगीता बातम, बहुत अच्छे। रबिता रावत, ध्यान दीजिए, ध्यान। क्वेश्चन क्या है रबिता रावत? क्या क्वेश्चन है? देखिए रबिता जी, क्वेश्चन है प्राचीन अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? हमने आपको अधिगम के अभी पहली क्लास में अभी अधिगम के आयाम पढ़ाए थे। तो पहला ही आयाम हमने बताया था आपको, क्लासिकल कंडीशनिंग का आयाम किसने दिया था? पॉवलोव ने। हमने बताया था पॉवलोव ने। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। वेरी गुड, सभी अधिकतर लोगों का जवाब सही है, बहुत ही अच्छे। सर भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और बच्चे वैसे ही हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्टिव हैं। अगर क्लास एक्टिव रहेगी तो अच्छी क्लास रहेगी। हमने बताया था अधिगम अगर एक्टिव होगा, सक्रिय अधिगम होगा तो वो सफल अधिगम माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए अधिगम, हमने जो विशेषताएं बताई थी उन्हीं में से है ये प्रश्न, और सभी ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के प्रश्न है। अब देखिए आप, विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है। विष्णु है, पढ़ाई कर रहा है, उस समय नींद आ जाती है, अक्सर सभी लोगों को ही आती है, वो कोई अलग नहीं है। परंतु वह चाय पीकर गहरी नींद, वह नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु वह चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी नकारात्मक। ध्यान से इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, ध्यान से, आपको मैंने बताया है इसका, बताइए भाई। 5 का क्या होगा? 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए सभी लोग। विष्णु है एक लड़का, वो पढ़ाई करते समय उसे नींद भगाने के लिए वह चाय पीता है, लेकिन वह उल्टा चाय पीकर सो और जाता है। तो उसके लिए कैसा अधिगम का स्थानांतरण हुआ? पार्श्विक या शून्य, सकारात्मक या नकारात्मक? वेरी गुड, बहुत अच्छे संगीता बातम। मनोज आर्या जी ध्यान से, मनोज आर्या जी ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। उसने जो चाय पी है उसको उसके पूर्व पहले जो कार्य कर रहा था उसमें उसे सहायता प्रदान की है, बाधा उत्पन्न कर दी है। प्रश्न पढ़िए। भावना जोशी जी वेरी गुड, संगीता बातम वेरी गुड, सुंदर राम बहुत अच्छे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए आप लोग, जैसे अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारा कैसा हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। क्यों, उसने चाय तो इसलिए पी थी कि उसे सहायता प्रदान करे, उसकी नींद खुल जाए, वो पढ़ सके, लेकिन उल्टा वो सो गया तो उसको चाय ने उसको क्या किया, उससे बाधा उत्पन्न कर दी, उसके पहले जो कार्य चल रहा था उसमें उसे बाधा उत्पन्न कर दी। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नकारात्मक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए सभी लोग और बताइए क्या होगा, बताइए। हाँ 5 का डी सही है। 6 पढ़िए अब, क्वेश्चन नंबर 6। यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखकर भय की अनुक्रिया करता है, तो उक्त उदाहरण कौन सा सिद्धांत लागू होता है, बताइए। कौन सा सिद्धांत पे लागू होगा ये, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या नैमित्तिक अधिगम, या क्लासिकल अधिगम, या सभी, बताइए। ध्यान से पढ़ना ये प्रश्न, पढ़िए ध्यान से, तब 1 सेकंड रुकिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। हाँ बताइए क्या होगा 6 का आंसर, ध्यान से बताइए 6 का सभी लोग। क्वेश्चन अच्छा है, आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। एक चिकित्सक है, सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता, आपने प्रयोग पढ़े होंगे, सभी के प्रयोग पढ़े होंगे, तो उसमें वो बच्चे होते अक्सर सफ़ेद कोट वाले को देखकर भय की अनुक्रिया करते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है, पॉवलव का जो सिद्धांत था उसमें क्या था, जो कुत्ता था वो घंटी की आवाज़ सुन के लार गिराने लगता था। ठीक है, घंटी की आवाज़ सुनता था, वैसे ही वो लार गिराने लगता था, लार टपकने लगती थी उसकी। ऐसे ही यहाँ पे जब बच्चे किसी को भी सफ़ेद कोट में, चाहे वो घंटी कैसी भी बजी हो, वो उस घंटी में फ़र्क नहीं कर पाता था, तो वो तुरंत ही लार टपकाना स्टार्ट कर देता था। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चे सफ़ेद कोट में किसी को भी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, भय जाते हैं, डर जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, संगीता बातम जी से बहुत अच्छे, निधि जी बहुत अच्छे, मनोज आर्या जी ध्यान से देखिए एक बार, रावत, रविता रावत बहुत अच्छे। सी, तो ये कैसा हुआ हमारा अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या कौन सा अधिगम होगा ये हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जो पॉवलव ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। पढ़िए, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 7 ही है, उस पर मिसप्रिंट हो गया, 6 पढ़ा है। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका, वेरी गुड सभी लोग, 6 का सी है। अब 7 को पढ़िए, 7 बताइए 7 का क्या होगा। 7 क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, हमने अभी आयाम बताए थे, आज की क्लास से इतने सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। बताइए क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम के पक्ष आयाम बताए थे हमने 4 में। पहला पक्ष बताया था हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा बताया था हमने कौन सा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हमने बोला था क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो वो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान से बताइए, बहुत अच्छे, वेरी गुड निधि जी, वेरी गुड। बताइए 7 का, चकट का है, तो 6 तक हो गए हमारे। अब 7 पे आ जाइए, बताइए 7 का आंसर दीजिए सभी लोग। हमने आपको हिंट भी दी है, कोशिश कीजिए बताने की, जो हमने आयाम पढ़ाए थे उसी में से है इसका प्रश्न। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं 7 का। दीजिए सभी, उमा जी बहुत अच्छे, रविता जी बहुत अच्छे, जयदीप जी बहुत अच्छे, निधि जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कीजिए आप लोग, और जितने लोग हैं अभी उतने लोगों ने लाइक भी नहीं किया है, लाइक कीजिए भाई, क्या बात है। अगर क्लास पसंद आ रही हो आपको तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका फीडबैक हमें दें ज़रूर।
तो 7 का हमारा क्या होगा, स्किनर। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, जितने भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। BF स्किनर। इन्होंने दिया था हमें किसका, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 तो था ही, सॉरी 8 पर आइए। अरे इसमें भी थोड़ी नंबरिंग की प्रॉब्लम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है, इसको पढ़िए। ठीक है, अब 8 को पढ़िए। हाँ वेरी गुड, बी है, आगे पढ़िए। बहुत सुंदर, बढ़िया, धन्यवाद। आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। आपके में 10 है, पढ़िए उसे, लेकिन क्वेश्चन वो 8 है। कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसके सीखने की गति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। एक ऐसा समय आता है कि वह कितना भी प्रयास करके वह उससे अधिक नहीं सीख सकता है। कैसी प्रक्रिया है बताइए। ये खैर हमने आज आपको कराया तो नहीं है, लेकिन आप अपना पूर्व ज्ञान लगाइए, अमूर्त चिंतन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक कक्षा, हम आपको थोड़ा और इसे सरल भाषा में समझा दे रहे हैं। कक्षा 7 का एक बच्चा है रोहन, वो अपने प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति में, पहले शुरुआत में तो अपने प्रारंभिक पाठों को तीव्र गति से सीखता है, काफ़ी अच्छे से, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह कितने भी प्रयास करने पर वह अधिक नहीं सीख पाता है। तो बताइए उसकी प्रक्रिया कैसी है। आपको इसमें एक छूट और मिल गई आपको, देखिए वैसे ऑप्शन 4 मिलते हैं, इसमें आपको 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं। बताइए, प्रत्यक्ष, मानसिकता या अधिगम पठार। बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग। क्लास तभी आगे बढ़ेगी जब तक इसका सही आंसर नहीं मिलेगा। आप लोगों का भी हम अमूर्त ज्ञान चेक कर लें। बताइए, उसके सीखने की गति में कमी आती है, पहले जो सीखा उसमें कमी आती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड उमा जी, बहुत अच्छे। संगीता वातम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनोज आर्या जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही सक्रिय बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। भावना जोशी बहुत बढ़िया, रविता जी बहुत बढ़िया। 10 का सी, तो इसका क्या होगा हमारा सी आंसर। एक्चुअली में क्वेश्चन तो 80 है, इसका सी अधिगम का पठार हम बता दे रहे। देखो अधिगम का पठार होता है, जैसे शुरुआत में बच्चा, ये है जैसे शुरुआत में बच्चा सीखता है, अधिगम कराते हैं हम। ठीक है, तो देख नहीं रहा। जैसे कैसे अधिगम का पठार कैसे बनता है, जैसे शुरुआत में तो बच्चा सीखता है, तेजी से सीखता है, फिर धीरे से उसके सीखने में पैरेलल आ जाता है। जो सीखने की गति है, सीखने की गति है, पहले तो वह तेजी से सीखता है, फिर एकदम से वह उसके सीखने में मंदता आ जाती है, वह सीखना रुक जाता है उसका। ठीक है, तो ये कैसी उसकी गति रुक गई है। ठीक है, सीखने की गति ना, वो सीख नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, अधिगम का पठार हो गया, अधिगम का पठार। इसको दूर करने की भी काफ़ी क्रियाएं जो हम आपको बताएंगे, कैसे अधिगम के पठार को दूर किया जा सकता है। तो यही बताया हमने। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसका रीट का परिणाम आ जाता है। एक पूजा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, एक छात्रा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उनका रीट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। उस परिणाम में वह दुर्भाग्यशाली असफल हो जाती है किन्हीं कारणों के बस, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती हैं। क्लार्क हल के अनुसार उसे किसकी आवश्यकता है बताइए। और दुखी हो जाती हैं और तैयारी को बंद कर देती हैं। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी भोजन। तो बताओ उसको किसकी आवश्यकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, क्लास अब डेली चलेगी, आपको हम इसका शेड्यूल बता देंगे किस टाइम पे चलेगी। इसका आंसर होगा पुनर्बलन।
क्या होगा, बहुत अच्छे, सभी जवाब दे रहे हैं पुनर्बलन। तो उन्हें किसकी ज़रूरत है, पुनर्बलन की, पुनर्बलन की ज़रूरत है, जिससे वो आगे अपनी परीक्षा की तैयारी में प्रॉपर लगी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम में व्यवहार का सीखना आधारित होता है, यह भी हमने आज आपको कराया था, बताइए, जवाब दे दिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम में व्यवहार का सीखना आधारित किस पर आधारित होता है, बुद्धि पर, अभिप्रेरणा पर, संज्ञान पर, और ये करेक्ट कर लीजिए, अवलोकन है, अवलोकन पर। बताइए, प्रेक्षणात्मक, जो आप प्रेक्षण करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें अधिगम में व्यवहार किस पर आधारित होता है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। बुद्धि पर, अभिप्रेरणा पर, संज्ञान पर, या अवलोकन पर। हम जो भी परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे किस पर होते हैं डिपेंड, अवलोकन पर। ठीक है, किस पर डिपेंड होते हैं, अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पर, ऑब्जर्वेशन पर। 13 का 4। हाँ, चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है। चंचल है, सुबह प्राय जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर उठ जाती हैं। 3-4 दिन वह अलार्म बजने से पहले 3-4 दिन बाद उनकी अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। यह कौन सा अधिगम कहलाएगा, बताइए, कौन सा अधिगम होगा यह, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा अधिगम होगा हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही सिद्धांत है जिसमें जो हमने अभी आपको बताया था, इसमें आगे सीखना, पॉवलव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, आगे से हम इस किसका, कोई भी नया छात्र जुड़े, इस पे व्हाट्सअप मैसेज करें। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप करें, कोई भी नया स्टूडेंट हो। ठीक है, अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसी क्लास लगी आज की। ठीक है, कोशिश की जाएगी आगे से आपकी क्लास और अच्छे से कराएं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।